बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस के अंदर एक्सक्रीशन इन एनिमल्स को डिस्कस करेंगे, जो आज हमारा टॉपिक है। हमने बेटा लास्ट टॉपिक्स के अंदर ये स्टडी किया कि होम्योस्टेसिस को गेट करने के 3 वेज हैं। ऑस्मोरेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स बैलेंस का नाम है, एक्सक्रीशन रिमूवल ऑफ वेस्ट का नाम है, और थर्मोरेगुलेशन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर का नाम है। ऑस्मोरेगुलेशन को हमने डिस्कस किया प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, उसके डिफरेंट अडाप्टेशन पढ़ी। फिर लास्ट डे हमने एक्सक्रीशन को स्टार्ट किया, जो कि रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट के बॉडी से रिमूव करने का नाम है, ताकि बॉडी डिस्टर्ब ना हो सके। प्लांट्स के अंदर बेटा हमने कल एक्सक्रीशन को डिस्कस किया कि प्लांट्स की बॉडी में रूट्स, स्टेम और लीव्स क्या रोल प्ले करते हैं। लीव्स एक्सक्रीटोफोर्स कहलाए, स्टेम इबोनी वुड बनाने वाला था, रूट्स ने केमिकल वेपन्स प्रोड्यूस किए, और इस तरीके से उनकी बॉडी से एक्सक्रीटरी मटेरियल्स रिलीज होते रहे। आज हम बेटा एनिमल्स के एक्सक्रीशन को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, जो कि एक लेंथी टॉपिक है। इसमें डिफरेंट एनिमल्स की स्ट्रक्चर्स, उनकी अडाप्टेशंस, ह्यूमंस की स्ट्रक्चर, उसकी अडाप्टेशन, उसका फंक्शन, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे, जिसमें ह्यूमंस का यूरिनरी सिस्टम भी इंक्लूड होगा। एनिमल्स के अंदर प्लांट्स की निस्बत डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं अपनी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने के लिए, वेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए, या अपनी बॉडी से जो है वो नाइट्रोजनस मटेरियल्स को एक्सक्रीट आउट करने के लिए। सबसे पहले बेटा हम देखेंगे कि एनिमल्स की बॉडी में कुछ कंडीशनल वेस्ट हैं। जिस तरह कल हमने प्लांट्स की बॉडी में कुछ कंडीशनल वेस्ट देखे थे कि ऐसे वेस्ट जो हर हालत में वेस्ट नहीं है, किसी स्पेसिफिक कंडीशन में, किसी स्पेसिफिक हालत में वो वेस्ट हैं। जैसा कि वाटर है, अगर इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक हो, यानी कि एक्स्ट्रा वाटर अवेलेबल हो, तो इसका मतलब है कि वाटर को एक वेस्ट कंसीडर किया जाएगा। और सॉल्ट्स, अगर इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक हो, इन्वायरमेंट्स में सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा हो, वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो, तो फिर सॉल्ट्स को वेस्ट कंसीडर किया जाएगा। अदरवाइज अगर नॉर्मल कंडीशन हो, आइसोटोनिक बैलेंस हो, तो फिर सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट और हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में बनने वाले मेटाबोलाइट्स जो हैं, वही वेस्ट के तौर पर कंसिडर किए जाएंगे। जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, जो मेटाबोलाइट्स हैं, जो डाइजेस्ट नहीं हो सके, जो वेस्ट हैं हमारी बॉडी के लिए, और नाइट्रोजनस मटीरियल जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वही वेस्ट के तौर पर कंसिडर किए जाएंगे। अदरवाइज बाकी मटीरियल्स वेस्ट नहीं होंगे। प्रोटीन्स जो लिविंग थिंग्स की बॉडी की स्ट्रक्चर्स भी डिज़ाइन करती हैं, और लिविंग थिंग्स की जो बॉडी है उसके फंक्शंस के अंदर भी बहुत ज़्यादा हद तक इन्वॉल्व होती हैं, वो अमाइनो एसिड्स के साथ बनी होती हैं, जो हम स्टार्ट में पढ़ेंगे। अमाइनो एसिड्स का बेटा जनरल फार्मूला आपने पढ़ रखा है फर्स्ट ईयर में, के दरमियान में कार्बन होती है जिसे अल्फा कार्बन कहते हैं, ये रेडिकल होता है। हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और ये अमाइनो ग्रुप है। यहाँ पर हमें नाइट्रोजन नज़र आ रही है। नाइट्रोजनस वेस्ट मेन वेस्ट हैं, लिहाजा इस अमाइनो ग्रुप का रिलीज कर देना डीएमिनेशन कहलाता है। यानी कि प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन होती है, अमाइनो एसिड्स की ब्रेकडाउन होती है, और डीएमिनेशन हो जाती है, ये अमाइनो ग्रुप रिलीज हो जाता है। अब ये अमाइनो ग्रुप रिलीज होने के बाद अगर तो इसकी बॉडी में ज़रूरत है तो ये रीयूज हो जाता है, दोबारा इस्तेमाल के काबिल आ जाता है। लेकिन अगर इसकी बॉडी में ज़रूरत नहीं है तो फिर ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, ताकि इसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाए, ताकि हमारे ब्लड प्लाज्मा का टॉक्सिक लेवल इंक्रीज ना हो और हमारी बॉडी डिस्टर्बेंस में ना जाए। लिहाजा टॉक्सिसिटी ऑफ प्लाज्मा से बचने के लिए जो है हमारी बॉडी से इस नाइट्रोजनस वेस्ट को वाटर में डिज़ोल्व करके रिमूव कर दिया जाता है। क्योंकि अगर हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी का लेवल एलिवेट हो जाएगा, हमारी बॉडी का टॉक्सिक लेवल इंक्रीज हो जाएगा, तो टॉक्सिसिटी के बढ़ने से कन्वर्जन्स, यानी कि हमें दौरे पड़ना शुरू हो जाएंगे, हमारी बॉडी जो है वो आउट ऑफ सेंस होना शुरू हो जाएगी, बॉडी कोमा में जा सकती है, और डेथ भी हो सकती है टॉक्सिक लेवल्स या नाइट्रोजनस वेस्ट के इंक्रीज हो जाने की वजह से। तो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए बॉडी से इन वेस्ट का रिमूव करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं वो मेनली 3 कैटेगरीज के हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। ये डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के मुताबिक इनको क्लासीफाई किया गया है कि कुछ इन्वायरमेंट्स में अमोनिया एज अ वेस्ट है, कुछ इन्वायरमेंट्स में यूरिया एज अ वेस्ट है, और कुछ इन्वायरमेंट्स में यूरिक एसिड को एज अ वेस्ट मटेरियल कंसिडर किया जाता है, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।
इसके अलावा लो क्वांटिटीज़ के अंदर क्रिएटिनाइन, क्रिएटाइन और ट्राईमेथाइल एमाइन ऑक्साइड भी वेस्ट के तौर पर रिमूव होते हैं। क्रिएटिनाइन और क्रिएटाइन मसल्स में प्रोड्यूस होती हैं जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और उससे जो है वो लैक्टिक एसिड बनता है, तो ये मसल्स की प्रोटीन की ब्रेकडाउन से क्रिएटिनाइन और क्रिएटाइन फॉस्फेट प्रोड्यूस होते हैं। ट्राईमेथाइल एमाइन ऑक्साइड हमने ऑस्मोरेगुलेशन के अंदर भी पढ़ा था। ये यूरिया की जो है वो एलिवेटेड लेवल, ज़्यादा लेवल से बचने के लिए हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है और ये भी लो क्वांटिटी के अंदर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। उसके अलावा बहुत कम क्वांटिटी के अंदर हमारी बॉडी से जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो प्यूरीन्स, पायरिमिडीन्स और अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में भी रिलीज होते हैं, यानी डायरेक्ट अमाइनो एसिड्स रिलीज हो जाते हैं, उनकी ब्रेकडाउन नहीं होती, डीएमिनेशन नहीं होती। प्यूरीन और पायरिमिडीन हमें पता है बेटा ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन, यूरासिल। प्यूरीन डबल रिंग होती हैं और पायरिमिडीन जो हैं ये सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। एडेनिन और गुआनिन प्यूरीन हैं और थायामीन, साइटोसिन और यूरासिल पायरिमिडीन कहलाती हैं। ये भी नाइट्रोजनस वेस्ट के तौर पर रिमूव होती हैं क्योंकि इनका नाम ही नाइट्रोजनस वेस्ट है, इसलिए ये नाइट्रोजनस मटेरियल्स प्रोड्यूस करती हैं, ये नाइट्रोजनस बेसिस से प्रोड्यूस होते हैं। ये जब ब्रेकडाउन करती हैं, अपनी नाइट्रोजन रिलीज करती हैं, तो उनसे जो केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं वो ज़ैंथाइन है, हाइपोज़ैंथाइन है, यूरिक एसिड है, एलेंटोइन है और अमोनिया है। ये वो मेजर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं, ये वो मेजर नाइट्रोजनस केमिकल्स हैं जो सिर्फ प्यूरीन और पायरिमिडीन्स यानी कि नाइट्रोजनस मटेरियल्स की ब्रेकडाउन जो है उससे प्रोड्यूस होते हैं और बॉडी से नाइट्रोजनस मटेरियल्स के वेस्ट के तौर पर रिमूव होते हैं। नेक्स्ट बेटा कंपैरिजन देखते हैं कि डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर कुछ इन्वायरमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें वाटर अबंडेंट होता है, कुछ इन्वायरमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें वाटर मीडियम सा होता है और कुछ इन्वायरमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें वाटर की सप्लाई बड़ी रिस्ट्रिक्टेड होती है, बड़ी थोड़ी होती है। तो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर कंपैरिजन करते हैं कि कौन कौन से वेस्ट जो हैं वो एनिमल्स की बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं। प्रोटीन बेटा बने होते हैं अमाइनो एसिड्स के, और हमने अभी पढ़ा कि अमाइनो एसिड्स के पास अमाइनो ग्रुप होता है। न्यूक्लिक एसिड्स जिसकी दो टाइप्स हैं डीएनए और आरएनए, वो बने होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस के और साथ में कुछ अदर कंपाउंड होते हैं, लेकिन मेजर नाइट्रोजनस बेसिस को हम यहाँ देखेंगे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन और यूरासिल। ये 5 डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस हैं जिनमें से 4 डीएनए के पास होती हैं और 4 आरएनए के पास होती हैं। थायामीन और यूरासिल का डिफरेंट है। तो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर जब ये रहते हैं तो ये सारे के सारे अपनी बॉडी से अमाइनो ग्रुप रिलीज करते हैं। अमाइनो एसिड भी नाइट्रोजन रिलीज करते हैं और ये जो डीएनए आरएनए हैं ये भी अपनी नाइट्रोजन बेसिस के जरिए अमाइनो ग्रुप रिलीज करते हैं, जिसे हम डीएमिनेशन का प्रोसेस कहते हैं, जो हमने लास्ट में डिस्कस किया, रिलीजिंग ऑफ अमाइनो ग्रुप। अब ये डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर जब रिलीज होते हैं अमाइनो ग्रुप्स और डीएमिनेशन होती है तो फिर किस तरह से मैनेज किया जाता है। जो इक्वेटिक लाइफ है यानी कि पानी की ज़िंदगी है जिसमें फिशेस वगैरह इंक्लूड हैं, उनको पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है, लिहाजा वो अपनी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया के लिए रिलीज करते हैं। क्योंकि अमोनिया को रिलीज करने के लिए मैक्सिमम वाटर चाहिए। जो टेरेस्ट्रियल लाइफ है, खुश्की की ज़िंदगी है, जिसमें कुछ एम्फीबियंस हैं, शार्क्स हैं, मैमल्स हैं। शार्क्स पानी में रहते हैं लेकिन वो भी इसमें इंक्लूड हैं। वो अपनी बॉडी से वाटर की लेस सप्लाई की वजह से यूरिया की फॉर्म में वेस्ट रिमूव करते हैं, जिसके अंदर जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव किए जाते हैं और यूरिया को मीडियम सप्लाई ऑफ वाटर चाहिए, अमोनिया की निस्बत कम पानी चाहिए रिलीज होने के लिए। अमोनिया NH3 है, यूरिया का फार्मूला CONH2 ट्वाइस है। और जो एरियल लाइफ है, एयर की ज़िंदगी है, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, जिनको पानी की रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई का सामना है, पानी की कमी का सामना है, वो अपनी बॉडी से यूरिक एसिड की फॉर्म में वेस्ट रिमूव करते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड बहुत कम वाटर के यूज़ के साथ जो है वो रिलीज हो सकता है। C5N4H4O3 यूरिक एसिड का केमिकल या मॉलिक्यूलर फार्मूला है, स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो इसको याद रखा जा सकता है। तो ये बेटा कंपैरिजन है कि डिफरेंट हैबिटेट्स के अंदर, डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर कौन कौन सा वेस्ट रिमूव होता है। अब नेक्स्ट बेटा इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू किया गया है नई हेडिंग के साथ कि डिफरेंट हैबिटेट्स में रहते हुए, हैबिटेट कहते हैं किसी एनिमल के, किसी प्लांट के रहने की जगह को, तो उसका हैबिटेट होता है, उसके रहने की जगह होती है, उसका मस्कन होता है। डिफरेंट हैबिटेट्स में रहते हुए जो है नाइट्रोजनस वेस्ट किस तरह चेंज हो जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के नाइट्रोजनस वेस्ट की नेचर कैसे चेंज हो जाती है।
अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है, लिहाजा ये पानी के अंदर क्विकली डिजॉल्व हो जाता है। लिहाजा इस बात की ज़रूरत है कि इसको पानी के अंदर कम से कम मिकदार में शामिल होने दिया जाए और बॉडी के अंदर कम से कम कंसंट्रेशन में रखा जाए। लिहाजा इसको रिलीज़ कर देना, बाहर निकाल देना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक तो डिज़ोल्व जो है वो जल्दी होता है और फिर ये मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म है। इसको रिलीज़ करने के लिए मैक्सिमम वाटर चाहिए। 1 ग्राम अमोनिया को रिलीज़ करने के लिए 500 मिलीलीटर यानी कि ½ लीटर पानी जो है वो वेस्ट हो जाता है। लिहाजा ये पॉसिबल है सिर्फ हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर, जहाँ पर पानी मैक्सिमम अवेलेबल होता है। जहाँ पर पानी की रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई है, कम पानी अवेलेबल है, वहाँ अमोनिया रिलीज नहीं हो सकता, अदरवाइज वाटर की शॉर्टेज हो जाएगी। अगर इसके ऑपोजिट हम यूरिया को देखें तो 1 ग्राम यूरिया को रिलीज करने के लिए सिर्फ 50 मिलीलीटर वाटर चाहिए, यानी कि 10 गुना पानी कम हो गया। 1 ग्राम यूरिक एसिड को रिलीज करने के लिए सिर्फ 1 मिलीलीटर वाटर चाहिए, यानी कि अमोनिया की निस्बत 500 गुना और यूरिया की निस्बत 50 गुना पानी कम इस्तेमाल होता है 1 ग्राम यूरिक एसिड को रिलीज करने के लिए इन दी रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर। तो ये एक अडॉप्टेशन है डिफरेंट हैबिटेट्स के अंदर कि हम कैसे सेव रख सकते हैं वाटर की सप्लाई को। जब पानी की सप्लाई बहुत कम होती है तो अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि नेचुरली अमोनिया प्रोड्यूस होता है। NH2 जब डीएमिनेशन करता है तो अमोनिया प्रोड्यूस करता है वाटर के साथ रिएक्शन करके। NH2 के पास 2 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन है, फिर वाटर के साथ जब रिएक्शन करता है तो अमोनिया प्रोड्यूस करता है। लेकिन वो यूरिया में कैसे कन्वर्ट होता है ताकि पानी को सेव रखा जा सके, ताकि पानी को कंजर्व रखा जा सके, उसके लिए हमारी बॉडी के अंदर, एनिमल्स की बॉडी के अंदर बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट यूरिया साइकिल होता है जो कि हमारे लीवर के अंदर रन होता है। वो यूरिया साइकिल कैसे रन होता है? जो पहले से यूरिया साइकिल बॉडी में चल रहा है उसकी बची हुई ऑर्निथाइन एक ऐसा कंपाउंड है जो यूरिया साइकिल के कंप्लीट होने पे बच जाता है। ये कहाँ से आता है ये हम साइकिल के एंड पे दोबारा देखेंगे। ये नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये अपने साथ एक अमोनिया और एक कार्बन डाइऑक्साइड अटैच करता है तो एक कंपाउंड बन जाता है जिसका नाम है सिट्रोलाइन। सिट्रोलाइन अपने साथ एक और अमोनिया अटैच करता है, तो इसलिए कि यूरिया के पास 2 नाइट्रोजन है लेकिन अमोनिया के पास 1 नाइट्रोजन है, इसलिए एक और अमोनिया साइकिल में ऐड होगा तो 2 नाइट्रोजन पूरे हो जाएंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो 2 नाइट्रोजन पूरे हो जाएंगे और दूसरा 2 अमोनिया जो है वो एट अ टाइम वेस्ट हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। जब सेकेंड नाइट्रोजन मिलता है तो जो कंपाउंड बनता है उसका नाम है आर्जिनिनोसक्सिनेट। आर्जिनिनोसक्सिनेट अपने आप को केमिकली कन्वर्ट कर लेता है आर्जिनाइन के अंदर। आर्जिनाइन को एक एंजाइम टच करता है, एक एंजाइम बाहर से ऐड होता है जिसका नाम है आर्जिनेज। एंजाइम का काम सिर्फ रिएक्शन को पास करना है, यूज होना नहीं है। लिहाजा वो आर्जिनाइन को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है और जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है वो ऑर्निथाइन बन जाता है। क्योंकि जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पे वापस आ गया, इसलिए इसको साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। ये ऑर्निथाइन नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ऑर्निथाइन अवेलेबल नहीं होगा तो नेक्स्ट साइकिल कभी स्टार्ट नहीं हो सकेगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी राइज होता है कि जब बॉडी में फर्स्ट यूरिया साइकिल होगा तो ऑर्निथाइन कहाँ से आया होगा? तो वो नेचर ने प्रोड्यूस किया होगा और नेचर ने हर चीज़ जो है उसको स्टार्ट किया है, तो ये साइकिल भी स्टार्ट पे नेचर ने प्रोड्यूस करके स्टार्ट किया होगा। तो ये बेटा यूरिया साइकिल है जो शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्केच भी लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसको अगर एक्सप्लेन कर दिया जाए वर्ड्स के अंदर और साथ में ये सिंपल सी डायग्राम है, तो ये यूरिया साइकिल अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने के लिए लीवर में रन होता है। इसके बाद बेटा अगर वाटर की सप्लाई लीस्ट हो जाए, पानी की सप्लाई बहुत कम हो जाए, तो फिर अमोनिया यूरिया में और यूरिया यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यूरिया का यूरिक एसिड में कन्वर्ट होना कोई साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, इसलिए इसका कोई साइकिल नहीं है, सिर्फ अमोनिया का यूरिया में कन्वर्ट होना साइक्लिक प्रोसेस है। तो यूरिया यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। 1 ग्राम यूरिक एसिड को रिलीज करने के लिए सिर्फ 1 मिलीलीटर वाटर चाहिए। रेप्टाइल्स, बर्ड्स के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वो लीस्ट सप्लाई ऑफ वाटर के अंदर भी अपना नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करते हैं और डीएमिनेशन करके अपने आप को टॉक्सिसिटी से बचा सकते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी से अमोनिया रिलीज करते हैं वो मोनोटैनिक हैं, जो यूरिया रिलीज करते हैं वो यूरियोटैनिक हैं और जो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं वो यूरिकोटैनिक हैं। ये उनके अडॉप्टेशन के नाम से हिसाब से नाम रखे गए हैं कि मोनोटैनिक अमोनिया रिलीज करते हैं, टैनिक कहते हैं अडॉप्टेशन को अकॉर्डिंग टू हैबिटेट, यूरियोटैनिक यूरिया रिलीज करते हैं और यूरिकोटैनिक यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन बेटा ये कहा जाता है कि सबसे पहले अमोनियोटैनिक बने, फिर उससे यूरियोटैनिक बने और फिर उससे यूरिकोटैनिक बने।
ये उनकी बॉडी में केमिकल एंड फंक्शनल अडाप्टेशन है। किसी स्ट्रक्चर ने ऐसा नहीं किया, सिर्फ केमिकल नेचर चेंज हुई और उनकी बॉडी के फंक्शन और साइकिल्स चेंज हुए तो अमोनिया यूरिया में और यूरिया यूरिक एसिड में कन्वर्ट होने के काबिल हो गया। नेक्स्ट कुछ ऑर्गेनिजम्स जो डिस्कस किए गए हैं, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम उनकी स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन डिस्कस करेंगे कि उनकी बॉडी में फंक्शनल अडाप्टेशन तो आ गई, केमिकल अडाप्टेशन तो आ गई, लेकिन उनकी बॉडी में स्ट्रक्चरल चेंजेस कैसे आई, स्ट्रक्चरल बिहेवियर कैसे चेंज हुए कि वो अपनी बॉडी के वेस्ट डिफरेंट इन्वायरमेंट में रिमूव करने के काबिल हो गए। थैंक यू।